India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश की आलोचना की है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करने के बजाय पुलिस से पूछा था कि आरोपी को 4 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को या तो जमानत देना चाहिए था या खारिज करना चाहिए था, लेकिन पुलिस से स्पष्टीकरण मांगना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की 4 साल तक गिरफ्तारी नहीं होना ही जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को मामले के गुण दोष के आधार पर फैसला करना चाहिए था, न कि पुलिस से सवाल पूछना चाहिए था। इस मामले में आरोपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इसके बजाय पुलिस से पूछा था कि आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि अगर आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसे जांच अधिकारी द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह प्रशिक्षण के दौरान हुई दिव्यांगता के कारण बोर्ड आउट हुए सैन्य कैडेटों को दिए जाने वाले आर्थिक और बीमा लाभों को बढ़ाए और ऐसे कैडेटों के मेडिकल पुनर्मूल्यांकन और पुनर्वास के लिए एक योजना बनाए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज रेखा पल्ली को दिव्यांग और बोर्ड आउट हुए सैन्य कैडेटों की दुर्दशा से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि 29 अगस्त से प्रशिक्षण के कारण या उससे बड़ी दिव्यांगता के कारण सेवा मुक्त हुए सभी कैडेटों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में शामिल किया गया और उनकी मेडिकल आवश्यकताओं का बिना किसी रोक-टोक के पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 12.5 लाख की अनुग्रह राशि के साथ साथ 9,000 प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। दिव्यांगता की स्थिति में कैडेटों को 9,000 रुपये की अनुग्रह राशि और 100% दिव्यांगता के लिए 16,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलती है, जो दिव्यांगता की डिग्री के अनुसार आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। उन्होंने आगे बताया कि कैडेट्स को सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा संचालित सदस्यता आधारित बीमा योजनाओं के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। भाटी ने न्यायालय को बताया कि सेना समूह बीमा कोष सैन्य कर्मियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक बीमा प्रीमियम से वित्त पोषित होता है। मृत्यु की स्थिति 1 करोड़ रुपए और 100% दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपए प्रदान करता है, जो कम दिव्यांगता के लिए आनुपातिक रूप से कम होता है। यदि विकलांगता 20% से कम है तो 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। कैडेटों के पुनर्वास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये सुविधाएं केवल कमीशन प्राप्त पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन पुनर्वास महानिदेशक के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और मार्च 2024 का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो कैडेट्स को डेस्क जॉब में समायोजित किया जा सकता है। उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में माना जा सकता है। अदालत ने प्रतिवादियों को पुनर्वास के उद्देश्य से उपचार पूरा होने के बाद कैडेटों के
मेडिकल पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतियों पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्तुतियों पर विचार करें और पुनर्वास के उद्देश्य से आउटबोर्डेड कैडेटों का चिकित्सा उपचार पूरा होने के बाद मेडिकल पुनर्मूल्यांकन के लिए योजना तैयार करें। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में मृत्युदंड पाए दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने न्यायाधीशों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि निजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देना कोर्ट की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने जैसा होगा, जिससे न्यायाधीशों और गवाहों को खतरा हो सकता है। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 246 घायल हुए थे। इस मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें से 38 को मृत्युदंड और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात हाई कोर्ट में इन दोषियों की अपीलें और मृत्युदंड की पुष्टि की कार्यवाही चल रही है। दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि मुंबई में स्थित उनके वरिष्ठ वकील अहमदाबाद में स्थायी रूप से नहीं आ सकते थे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे न्यायाधीशों और गवाहों को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग खारिज कर दी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि वह मुंबई में स्थित वरिष्ठ वकील को सुनवाई के दौरान बिना किसी रुकावट के समय दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में बंद दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लेने की सुविधा जारी रखी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर समर्पित NIA अदालतों के गठन पर चर्चा कर रही है और जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और जोर दिया कि जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में समयबद्ध सुनवाई आवश्यक है, ताकि अपराधी न्याय प्रणाली का फायदा न उठा सकें। NIA की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि समर्पित NIA अदालतों के गठन के लिए राज्यों को शामिल करना होगा, क्योंकि इसके लिए अधिकार उन्हीं के पास हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप बस ये वचन दें कि आवश्यक बजट आवंटन करेंगे। राज्यों और हाई कोर्ट्स की भूमिका बाद में देखी जाएगी। NIA ने एक प्रस्ताव की जानकारी दी, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए गैर आवर्ती व्यय और 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के रूप में आवंटित किए जाएंगे, जबकि भूमि और भवन का खर्च राज्यों को उठाना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने निवेदन किया कि मामले की सुनवाई गुण दोष के आधार पर की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता पिछले 6 साल से हिरासत में है और उसके खिलाफ केवल एक फ़ोन कॉल का सबूत है। पीठ ने कहा कि वह आज मामला खारिज करना नहीं चाहती और इसे गैर मिसलेनियस दिन पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी दीवानी मामले में द्वितीय अपील में मूल रूप से न उठाए गए अतिरिक्त विधि प्रश्न को तैयार करते समय कारण दर्ज करें। धारा 100 की 5 का प्रावधान हाई कोर्ट को अतिरिक्त विधि प्रश्न तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा
कारण दर्ज करना आवश्यक है। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट सक्षम है और उसे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वह ऐसे सारवान विधि प्रश्न को तैयार कर सके जिसका उल्लेख द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने के समय नहीं किया गया। अगर हाई कोर्ट का यह विचार है कि मामले में ऐसा विधि प्रश्न शामिल है तो वह कारणों को दर्ज करके अतिरिक्त सारवान विधि प्रश्न तैयार करने का हकदार है। सीपीसी की धारा 100 की उपधारा 5 का प्रावधान असाधारण मामलों में लागू होता है। हालांकि इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा विशेष रूप से दर्ज किए जाने वाले ठोस कारण होने चाहिए। इसके अलावा न्यायालय ने सीपीसी की धारा 100 के 5 के प्रावधान के तहत अतिरिक्त सारवान विधि प्रश्न तैयार करने के पूर्व उदाहरणों से उत्पन्न सिद्धांतों को इस प्रकार निर्धारित किया। विधि का सारवान प्रश्न पक्षकारों की दलीलों और निचली अदालतों के निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब यह इतना मौलिक हो कि यह मामले की जड़ तक पहुंचता हो। नया विधि प्रश्न तैयार करने का अधिकार असाधारण है। इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण ना हो। यह प्रावधान न्यायालय को किसी अन्य सारवान विधि प्रश्न पर अपील सुनने की अनुमति देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रवेश चरण में कम से कम सारवान विधि प्रश्न तैयार किया गया होगा। हाई कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए कि नया प्रश्न एक सारवान विधि प्रश्न है, न कि केवल एक कानूनी दलील। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ केरल हाई कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक नया प्रश्न तैयार करने के लिए कारण बताए बिना ही अतिरिक्त महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न तैयार किया गया, जिस पर न तो कभी बहस की गई और न ही मुकदमे में विचार किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को निलंबित कर दिया है। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते समय पीड़िता सूचना देने वाले को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 की उपधारा 2 का उल्लंघन हुआ। जस्टिस विवास पटनायक ने अपने आदेश में कहा, इस मामले में निर्विवाद रूप से यह तथ्य है कि पीड़िता सूचना देने वाले को आरोपी की जमानत अर्जी की जानकारी नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप उसके सुनवाई में भाग लेने के अधिकार का हनन हुआ है, जबकि ये अधिकार कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने 9 जून 2025 के जमानत आदेश को 3 सप्ताह के लिए निलंबित कर आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने और नई जमानत अर्जी दायर करने का निर्देश दिया। मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यौन अपराधों में पीड़िता को जमानत सुनवाई में शामिल होने का अवसर दिया जाना आवश्यक है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह अवसर दिए बिना जमानत मंजूर कर ली, जो कि कानून के विपरीत है। वहीं आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि जमानत आदेश को निरस्त करना और जमानत रद्द करना 2 अलग-अलग अवधारणाएं हैं। जमानत रद्द करने के लिए नए हालात जैसे सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को धमकाना आदि होने चाहिए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यहाँ मुख्य मुद्दा पीड़िता को सुनवाई में शामिल न करने का था, जबकि BNSS की धारा 483 की उपधारा 2 विशेष रूप से कहती है कि नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में जमानत सुनवाई के समय पीड़िता या उसका प्रतिनिधि मौजूद होना चाहिए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश निलंबित करते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह के भीतर पुनः जमानत के लिए आवेदन करे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बाढ़ की स्थिति को लेकर एक दायर जनहित याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस समय कोई आदेश पारित करने से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान बाढ़ राहत कार्यों से हट सकता है, जो वर्तमान में अत्यधिक आवश्यक है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी इस समय जमीनी स्तर पर स्थिति से निपटने में व्यस्त हैं।
उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए बैठना होगा, जो हम नहीं चाहते। कोर्ट ने आगे कहा कि वे बाढ़ राहत कार्यों से हटकर आपकी याचिका के लिए हलफनामा तैयार करने में जुट जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बाढ़ सरकार और अन्य अधिकारियों के कुप्रबंधन के कारण आई है और सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्य अपर्याप्त हैं। हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई और कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगी, जिसमें पंजाब बाढ़ से संबंधित समान याचिकाएं भी शामिल होंगी। चीफ जस्टिस नागू ने कहा, हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाढ़ के मामले का संज्ञान लिया है और इस पर सुनवाई की है। इससे पहले 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने इसी तरह की एक जनहित याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कोर्ट की निगरानी में राहत और पुनर्वास उपायों की मांग की गई थी। कोर्ट का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोग राहत और सहायता की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने से पहले स्थिति की गंभीरता और सरकारी प्रयासों का आकलन करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.